पे लोड है पढ़ाई का, कॉलेज का लोड है, पेरेंट्स को भी बड़ा लोड है कि भाई बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है। ये लोड अपने आप नहीं आया है, हम इस पागलपन, इस चूहा दौड़ में शरीक हो गए। बच्चों में इस समय सबसे ज्यादा कौन कौन से रोग देखे जा रहे हैं? जो मौसम की बीमारियां हैं, और बहुत सी बीमारियां हैं जो मौसम के हिसाब से बदलती हैं। न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको बड़ी खांसी आती है, वो बेजुबान होते हैं, वो अपनी चीजें संभाल नहीं पाते। तो यहाँ क्या सावधानी पेरेंट्स को रखनी चाहिए? पहली बार एक्सटेंडेड फैमिली की जरूरत को इन न्यूक्लियर फैमिलीज ने बहुत शिद्दत से महसूस किया। पल्मोलॉजिस्ट वर्ड जो है लोग अक्सर नहीं समझते क्या होता है। ये श्वास रोग विज्ञान का क्षेत्र है। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाना, मौसम में जो बदलाव हो रहा है और बदलाव का समय जो है वो भी बदल रहा है। मौसम भी बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, माहौल भी बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। चिकित्सक यानी डॉक्टर, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, और आज हम इसी भगवान के पास आए हैं जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर राज तिलक जी। राज तिलक जी, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में स्वयं बताएं कि आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और पल्मोलॉजिस्ट भी हैं, तो अब एक बार छोटा सा परिचय आप अपने द्वारा बताएं। मैं तिलक, डॉक्टर राज तिलक, स्थानीय गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय में संकाय सदस्य था। MBBS और MD के छात्रों को पढ़ाता था। वहाँ पे एलर्जी, श्वास रोग और दमा की क्लिनिक का संचालन करता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र जब 60-65 साल हो गई, तो फिर विद्यालय ने मुझे अलविदा कह दिया। कोरोना भी आ गया था, मुझे लगा चलो अच्छा हुआ, समय से विदा मिली। लगभग 1 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। फिर मैंने टीचिंग में ही या इसी शहर के रामा मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स स्थान लिया, और अब मैं फिर अपने छात्रों को वही विषय पढ़ाता हूँ, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय बाल रोग अकादमी की श्वास रोग इकाई बनी, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ और उसका पहला अध्यक्ष बना। इस क्षेत्र में मैंने पिछले लगभग 30 वर्षों से काम किया है, और लगातार वो तमाम परंपराएं, वो मर्यादाएं और उपचार के तौर तरीके स्थापित किए हैं जो आज के युग की महती आवश्यकता थी। ये मेरा छोटा सा योगदान है। भविष्य में भी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं वानप्रस्थ की तरफ अग्रसर हूँ, मेरा प्रयास है कि मैं अपने जैसे और डॉक्टर राज तिलक बना सकूं, और जब विदा होऊं तो मेरी कमी इस समाज में, इस विश्व में और चिकित्सा विश्व को महसूस न हो। कोई ना कोई रहे जो मेरी आवाज़ मुखर करता रहे। बिल्कुल, आपकी आवाज़ डॉक्टर साहब मशहूर होगी। और देखिए, आपने जो परिचय दिया है, संजीदा परिचय रहा है चीज़ों को, और बड़ा मतलब पहली बार कह सकता हूँ कि किसी चिकित्सक के साथ इस तरह से शुद्ध हिंदी जिस तरह से आपने बोली, ये मुझे बड़े अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर के। 30 सालों का आपने जिक्र किया। मेरी भाषा जी, हाई स्कूल में मुझे पढ़ाने वाले अध्यापक डॉक्टर AL वर्मा और मेरे पत्रकार पिता श्री तिलक, जिनके नाम पे शहर में श्री तिलक चौराहा है, श्री तिलक मार्ग है, और कानपुर प्रेस क्लब में जिनकी तस्वीर लगी हुई है, वो प्रेस क्लब के पहले महासचिव थे, और उन्हीं के महासचिव काल में यहाँ प्रेस क्लब की स्थापना हुई थी। ये उनकी देन है। ये साहित्यिक अनुभूति ही है जो धीरे धीरे एक विशेष चेतना की तरह मेरे साथ जुड़ी रही, और मुझे अभिव्यक्ति का ये मंच और ये साधन उपलब्ध कराती रही। चलिए, ये दो चीज़ तो डॉक्टर साहब आपने सही कहा कि एक तो आप खुद एक पत्रकार के पुत्र हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी शिक्षा भी जो आप सानिध्य प्राप्त हुआ है आप उनका, वो भी काफ़ी बड़े लोगों का रहा है। 30 सालों का जिक्र किया आपने, और एक बड़ा एक समय होता है 30 साल तक सेवा करना। और चीज़ों की बाल रोग विशेषज्ञ की बात करें, और उसमें जब ये विभाग खुला श्वासों का लेकर के, आपने अपने परिचय में अपनी बताया,
वो चीज मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि पल्मोनोलॉजिस्ट वर्ड जो है लोग अक्सर नहीं समझते, क्या होता है? देखिए, पल्मोनोलॉजिस्ट का मतलब है श्वास रोग विज्ञानी, यानी जो सांस संबंधी समस्या हैं, ये सफ़र नाक से शुरू होता है। नज़ला जिसकी बीमारी है, नज़ला, नज़ले के बाद छींकें, छींकों के बाद खांसी, खांसी के बाद बलगम, बलगम के बाद में पसलियाँ चलना, छाती में गड्ढे पड़ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाना, शरीर का नीला पड़ जाना, हाँफना, खा पी न पाना, ये तमाम जो क्षेत्र है नज़ले से निमोनिया तक का सफ़र, ये श्वास रोग विज्ञान का क्षेत्र है। और ये एक तरह से हमारी प्राण वायु को हवा से इकट्ठा करता है और उसे हमारे अंग के उन तमाम हिस्सों को भेजता है जिनके बिना शायद उसका काम करना संभव न हो। हमारे शरीर में भोजन हम न करें, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम जीवित रह लेंगे, पानी न पिएं 2-3 दिन हम जी लेंगे, लेकिन अगर हम सांस न लें 3 से 5 मिनट तो हमें घुटन होने लगेगी और शायद इससे ज़्यादा न लेने पे हम स्वयं शेष न बचें। ये रेखांकित करता है कि श्वास कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिल्कुल, देखिए आपने अभी अच्छी चीज़ समझाया कि श्वास कितना। पल्मोनोलॉजिस्ट, जिस तरह से हमारे दर्शकों ने आप देखा कि डॉक्टर साहब हमारे राज तिलक जी हैं, उन्होंने बताया कि पल्मोनोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है। अब डॉक्टर साहब देखिए, आप ही ने अपने बातचीत में कहा कि कोरोना के बाद से चीज़ें बदली हैं, हम कई चीज़ों देखते हैं लोग, और लाइफस्टाइल बदली है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहला सवाल, मौसम में जो बदलाव हो रहा है और बदलाव का समय जो है वो भी बदल रहा है, तो ऐसे में बच्चों के लिए सावधानी क्या होगी, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समय बदला है, समय बदल रहा है और समय बदलेगा, क्योंकि बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो स्थायी है और जो नहीं बदलता समझ लें वो मतप्राय है। तो मौसम भी बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, माहौल भी बदल रहा है। लेकिन बदलते माहौल में कैसे हम सामंजस्य बिठाएं, ये एक चुनौती है। हर बार चुनौतियां बदलती हैं और चुनौतियों से निपटने के संसाधन भी बदलते हैं। जैसे मैंने कहा कि सांस लेना आपके लिए अवश्यंभावी है। ये सांस खुली हवा में हो, शुद्ध वायु में हो, तो हमारे लिए ये प्राण वायु का काम करती है, हमारा जीवन और हमारी शक्ति में संवर्धन करती है। लेकिन अगर इस हवा के अंदर धूल, धुआं, परागकण, तमाम सारे प्रदूषक जो गैसेस हैं, जो डीजल से निकलने वाला एग्जॉस्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन गैस है और तमाम सारे वीनो ऑक्लूसिव कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो शरीर इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वो चीखता है, चिल्लाता है, और उसके चीखने चिल्लाने को आप नाक का छींकना और छाती से खांसी की आवाज़ की तरह संबोधन समझ सकते हैं, जहां वो बार बार कहता है बहुत हुआ, बस अब और नहीं। लेकिन इन चीज़ों को नियंत्रित करने का एक बड़ा काम राज्य सरकारों का और राष्ट्रीय सरकार का है। उस दिशा में कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो पर्याप्त से बहुत कम है और इसको आगे ले जाना चाहिए। दूसरा, कोरोना के दौरान जो आपने सबक सीखे, वो सबक हैं जो सांस की बीमारियों को हमसे दूर रख सकते हैं। हम कहते थे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाओ, मॉल हमने बंद कर दिए थे, जिम हमने बंद कर दिए थे, स्विमिंग पूल हमने बंद कर दिए थे, स्कूल हमने बंद कर दिए थे, कि जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हम न जाएं। जहां हम जाते भी थे बाजारों में सामान खरीदने, हमसे कहा जाता था सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कम से कम 2 हाथ की दूरी। फिर टीकाकरण बहुत ज़रूरी था। तमाम ऐसी वैक्सीन्स हैं और शायद स्वच्छ पेयजल के बाद में टीकाकरण दूसरा सबसे प्रभावी
रोगों को बचाने का उपाय है। तो टीकाकरण के बारे में हमें अपने सहमति का स्वर बुलंद करना होगा, उसके परचम को उठाना होगा और जितना भी संभव सुरक्षा टीकों से हमें मिल सकती है हमें प्राप्त करना होगा। इसके सिवा हमें अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में श्रम को, एक्सरसाइज को ये शरीक करना होगा। लगभग 40 से 45 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज, सक्रिय श्रम, वो सबके लिए ज़रूरी है और बच्चों के लिए तो विशेष तौर पे ज़रूरी है। अच्छी नींद वो बहुत आवश्यक है। यदि आप 8 घंटे या उससे कम सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है और आप बीमारियों का ग्रास बनते हैं। फिर खाने पीने के ऐसे तौर तरीके जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे ग्योर फ्रूट्स, GYOR, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फल, DGLV वनस्पतियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तरह तरह के मौसमी फल, सब्जियां, ये हमें प्रचुरता से खाने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क कलर इनका होगा उनमें विटामिन्स की, मिनरल्स की सांद्रता भी उतनी ज़्यादा होगी। इनको साफ करके हम खाएं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग फिर जो ग्रामीण अंचलों में हो रहा है, उर्वरों का प्रयोग जो ग्रामीण अंचल में हो रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह धोएं। फिर पकाने के तौर तरीके, सब्जियों को हम अच्छी तरह धोएं, ये एक बात है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ कीटाणु, उनके अंडे या लार्वा भी हो सकते हैं, तो रात भर उन्हें पानी में, नमक के पानी में डुबो के रखना एक और सक्रिय उपाय हो सकता है। सब्जियों को जब हम काटें तो बड़े टुकड़ों में काटना बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम उनके छोटे छोटे टुकड़े काटें। इसके बाद में उनको प्रेशर कुकर में पकाना एक उम्दा तरीका है, जिसके अंदर उनके मिनरल्स और विटामिन्स और पोषक तत्व वहीं पे संग्रहित रहते हैं। फिर साउथ इंडियन फूड, जिसके अंदर खमीर उठाया जाता है, किवेंडन की क्रिया की जाती है। इस खमीर उठाने की प्रक्रिया में उसमें तमाम सारे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और ईस्ट ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं। ये तत्व हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। खाना आंशिक रूप से पहले पच जाता है, इसलिए भी हमारे शरीर पे वो लोड कम बनता है। हर व्यक्ति को और ख़ास तौर पे बच्चों को खाने में अलग अलग भोजन के जो प्रतिनिधि तत्व हैं, जैसे प्रोटीन का कोई अवयव, कार्बोहाइड्रेट का कोई अवयव, वसा का यानी फैट का अवयव, उनको हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब मिलना चाहिए और दिन में 3-4 बार मिलना चाहिए। एक बार भरपेट खाने के मुकाबले थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना ज़रूरी है। और अंत में भोजन संबंधी बात में ये भी कहूँगा कि मोटापा हेल्थ नहीं है। प्रायः लोग भूल करते हैं कि मोटे बच्चों के बारे में संज्ञा इस्तेमाल करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ हेल्दी है। हेल्दी नहीं है, वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। स्वस्थ होना दोनों तरफ से इस बात की सुरक्षा करनी होगी कि हम न अंडर न्यूट्रिशन में जाएं और न हम दूसरी तरफ मेल न्यूट्रिशन के चंगुल में फंस जाएं। जंक फूड से बचाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें जो मैं सुन रहा था काफ़ी, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, खासतौर से पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं चीज़ों को। अच्छा, मोटापे को लेकर के आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे हम लोग देखते हैं गोल मटोल बच्चे जब परिवार में होते हैं, या अरे मेरा बच्चा बड़ा हेल्दी लग रहा है, तो ये आपने सचेत जिस तरह से डॉक्टर राजतिलक ने कहा कि वो हेल्दी नहीं है। मोटापे और हेल्दी को लेकर के जो पतली सी लकीर खींची हुई है लोगों के जहन में, आज वो आपने इसको स्पष्ट करी।
आजकल देखते हैं जो पेरेंट्स हो गए, देखिए आजकल की आधुनिक जीवन है, पेरेंट्स में दोनों मम्मी भी जॉब कर रही होती हैं, फादर्स भी जॉब कर रहे होते हैं, और जो लाइफस्टाइल वो है, और बच्चे को जो टाइम नहीं दे पाते, और आजकल जो न्यूट्रिशन होता है, ऐसे में उनको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि पल पल में मौसम बदल रहा है, हर 2 महीने में हम देखते हैं कभी पतझड़ आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है बेमौसम, और जो बेमौसम बीमारियां होती हैं डॉक्टर साहब, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। एक और इसमें प्रश्न था, हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने कहा कि जब आपसे मिले तो वो जरूर प्रश्न करें कि परिवार में एक को हुआ तो सबको होता है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो सबसे ज़्यादा बीमार रहता है। देखिए, जब एक को होता है तो सबको होता है, ये प्रायः बिल्कुल सच कथन है, और ये वायरल बीमारियों पे सटीक बैठता है। आप अगर विश्व के पटल पे देखें तो जो बीमारियां वैश्विक महामारी की तरह चारों तरफ प्रसारित हैं, वो चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, इबोला वायरस हो, या जीका वायरस हो, या कहीं सार्स आया हो, कभी मार्स आया हो, ये सारी ही बीमारियां वायरल नेचर की हैं, और जिसके अंदर बड़े पैमाने पर महामारी होती है, यानी वायरस का प्रसार तेज होता है। बीमारियां छोड़ दें, अगर आप एसएमएस किसी को भेज देते हैं, मैं कुलभूषण जी को भेज दूं, इनसे ये आपका, उनके से आपके पास, आपसे आपके पास, और यूँ बढ़ता चला जाए, तो आप स्वयं कहते हैं कि ये एसएमएस वायरल हो गया है। यही अर्थ है वायरल का। अगर एक शहर में ढेर से लोगों को कोई बीमारी किसी कालखंड में चल रही है, अखबार कह रहा है कि एक विचित्र बुखार ने लोगों को अपना घर कर लिया है, निश्चित माने ये वायरल बुखार होगा। अगर कोई बीमारी कई प्रदेशों में, कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे चल रही है, कि साहब गोरखपुर में और उस तरफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लोग मस्तिष्क ज्वर से मर रहे हैं, तो ये भी एक वायरल बीमारी है। ठीक इसी ढंग से जब एक परिवार के तमाम सदस्यों को एक साथ या ठीक क्रमिक तौर पे आगे पीछे ये बुखार एक साथ आता है, या कोई बीमारी लगभग साथ साथ होती है, तो उसका एक बड़ा कारण वायरल संक्रमण है। और जो मैंने कोरोना को बचने के उपाय बताए, वो बेसिकली वायरल संक्रमण से ही बचने के उपाय हैं। हमें वायरल संक्रमण से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, वायरस जब हमारे शरीर में फैलता है तो शरीर के बहु अंगों को, अलग अलग अंगों को एक साथ चपेटे में लेता है। आंखें लाल हैं, आई इन्वॉल्व हो गई, मुंह में छाले हो गए हैं, ओरल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो गई, नाक बह रही है, नाक इन्वॉल्व हो गई, गले में खराश है, थ्रोट इन्वॉल्व हो गया, खांसी आ रही है, छाती इन्वॉल्व हो गई, खाल में दाने निकल आए हैं, रैश। अधिकांश वो बीमारियां जिनके अंदर शरीर में स्किन पे रैश निकलती है, वो सब वायरल बीमारियां हैं। वो मीजल्स हो, मम्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, फिफ्थ डिजीज हो, हर्पीज सिम्प्लेक्स हो, हर्पीज जोस्टर हो, ये सब वायरल बीमारियां हैं। तो जो बीमारी शरीर के बहु अंगों को एक साथ चपेट में लेती है, वो वायरल बीमारी होती है। मैं दर हकीकत आपको वायरल बीमारी पहचानना सिखा रहा हूँ। बीमारी अगर वायरल है, ये आप पहचानेंगे, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश वायरल बीमारियों के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही एकमात्र बड़ा बचाव का उपाय है, क्योंकि किसी भी पैथी में वायरस से सीधे लड़ने के लिए जो साधन हैं वो अत्यंत न्यून या अल्प हैं। हम सीधे उनको बैक्टीरियल बीमारियों की तरह, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, उनका प्रयोग वायरल बीमारियों में निरर्थक है, यूजलेस है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ ना होगा, वरन उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वायरल बीमारियों में सबसे ज़रूरी है रेस्ट, कि आप किसी और काम में अपनी ऊर्जा का अपव्यय न करें, आराम करें और सारी ऊर्जा को संग्रहित होकर वायरस से लड़ने दें। जो मैंने खाने पीने और पोषण के बारे में कहा, आराम के बारे में कहा, वो सारे उपाय वायरल बुखार से लड़ने के हैं। लक्षणों का भी निरोध कम से कम करना चाहिए, क्योंकि बहती हुई नाक
आती हुई खांसी, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान, ये हमारे शरीर के सुरक्षा उपाय हैं, ये बीमारी की पहचान नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे घर के सामने अगर ज्यादा पुलिस वाले खड़े हैं या अग्निशामक यंत्र की गाड़ी खड़ी है, घंटी बजा रही है, तो वो हमारे लिए खतरा नहीं है, वो कुछ खतरा है, इस वजह से यहाँ आए हुए हैं। तो नाक का बहना, खांसना, छींकना, बलगम आना, बुखार होना, ये शरीर द्वारा अपने सुरक्षा के लिए प्रायोजिक डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। जैसे आप पानी गर्म करते हैं, उबाल के पीते हैं कि कीटाणु नष्ट हो जाएं, ऐसे ही शरीर अपने आप को गर्म करता है जिससे उन कीटाणुओं को वो नष्ट कर सके जो उस शरीर में पहुंच गए हैं। तो हमारा विरोध बुखार से न हो करके इसके लिए होना चाहिए कि हम उस कारण का निरोध करें जिसकी वजह से ये बुखार आया है। और जब तक हमें विशेष असुविधा ना हो या बुखार 101, 102 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तब तक बुखार को उतारने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, एक लास्ट जो आपने जो बातें बताई, सबसे आखिरी बात जो इस पर संशय हमेशा बना रहता है कि एक शब्द होता है आम भाषा में, हम लोग के अपने कानपुर में तो ऐसे कहा जाता है, हरारत सी लग रही है, थोड़ा सा शरीर गर्म लग रहा है। आपने कहा 101, 102 से जब ऊपर ना हो बुखार दवा ना खाएं, लेकिन 99.5 या 99 से 100 तक जब बुखार आ जाता है जी, अच्छा, उसमें मैं भी शामिल हूँ मैं भी बुखार की दवा खा लेता हूँ। और अक्सर यही देखा जाता है, क्योंकि एक मिथ ये भी है कि बुखार की दवा खा लो तो बुखार आएगा नहीं। देखिए, बुखार की दवा टेम्परेरीली आपके शरीर से पसीना बढ़ना बढ़ा देती है, और जब पसीना बनेगा और पसीना उड़ेगा तो आपका शरीर ठंडा होगा। ठीक वैसे ही जैसे जो आपका कूलर है, वाटर कूलर है, उसकी सतह से जब पानी उड़ता है तो पानी ठंडा हो जाता है। तो ये बुखार उतारने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, शरीर ने तो बुखार प्रायोजित किया था कीटाणु मारने के लिए। आपने जब शरीर ठंडा कर दिया तो आपने उस शरीर के प्रायोजित प्रयास को नलीफाई कर दिया, उसका जो उसकी जान थी वो निकाल दी। तो किया क्या आपने? अपने लिए थोड़ी देर को आराम खरीद लिया और बदले में दीर्घकालीन अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि अब वो कीटाणु मस्त होके अपनी तादाद बढ़ाएगा और आपके ऊपर ज़्यादा वेग से हमला करेगा। जो जटिलताएं नहीं होनी थी वो भी हो जाएंगी। काम का दबाव है, स्कूल का दबाव है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपकी जान है तो जहान है। आंखें बंद होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ आपको जाना था, घर में कौन है, कितने पैसे छोड़ गए, आप किसके लिए छोड़ गए। सारी दुनिया का जो इंतज़ाम है वो केवल जीवित व्यक्ति अपने चारों ओर एक परिधि बुनने में करता है। वो परिधि निरर्थक हो जाती है। तो आप पहले अपने आप को सुरक्षित करें, तब इन चीज़ों के उपयोगिता को अपना वजन अंकित करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने देखिए जिस तरह से बात कही डॉक्टर साहब, बिल्कुल कि स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, मतलब जहान है तो जहान है। और बात सही है। देखिए आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, बच्चों पे लोड है पढ़ाई का, कॉलेज का लोड है, जॉब का लोड है, और पेरेंट्स को भी बड़ा लोड है कि भाई बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, जॉब कर रहा है, कि भाई सिक्योर फ्यूचर सिक्योर करना है, और फ्यूचर चक्के में प्रेजेंट गड़बड़ हो जाता है। कुलवंशी जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि ये लोड अपने आप नहीं आया है जी। हम इस पागलपन, इस चूहा दौड़ में शरीक हो गए हैं। मैं जब माँ बाप मेरे पास लेके आते हैं, बच्चा कब खाए, सुबह जल्दी उठता है तब बस आ जाती है, फिर जल्दी से स्कूल चला जाता है, फिर वहाँ से लौट के आता है, डॉक्टर साहब किसी ढंग से खाना खिलाते हैं, फिर इसका ट्यूशन का क्लास हो जाता है, फिर वो लौट के आता है तो फिर वो डांस क्लास में चला जाता है, फिर फलाना जो उसके ताइक्वांडो की क्लास है उसके लिए इसे जाना होता है, फिर होमवर्क कराने बैठ जाते हैं, रात में ये सो जाता है। हमने उसको इस चूहा दौड़ में फंसा दिया है। मैं बाप से सिर्फ एक सवाल करता हूं, जब आप इस क्लास में थे तो आपके कितने नंबर आए थे?
और जो सर्टिफिकेट आपको मिला या जो प्रमाण पत्र मिला, जीवन में आपसे किसने पूछा कि हमें दिखाओ किस नौकरी में काम आया वो प्रमाण पत्र, और यदि आपके काम नहीं आया तो आप ये अनुमान क्यों लगाते हैं कि ये बच्चा श्रेष्ठतम नंबर लाएगा तभी जीवन में कुछ कर पाएगा। बहुत बार अगर हमारी मौलिक प्रवृत्तियां, जो बुनियादी अनुभव से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, खेल खेल में अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो बातचीत के जरिए मिला हुआ ज्ञान है, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किताबू ज्ञान हमको उस जगह तक कभी नहीं ले जा पाता, न ले जा सकता है। वो हमें अच्छा क्लर्क तो बना सकता है, हम अच्छे एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस से सीखा हुआ ज्ञान होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर बनना है तो बैट पकड़ के मोहल्ले के मैदान में उतरना होगा। क्रिकेट के बारे में 1 दर्जन किताबें पढ़ने से आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। अगर आपके पास वो बुनियादी निधि है तो फिर ये किताबें भी आपकी मदद करेंगी अगर आप मैदान में बल्ला उठा के गए हैं। यदि आपने स्विमिंग के बारे में 1 दर्जन पुस्तकें पढ़ ली, आप फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए, डिस्टिंक्शन आ गया, इसका अर्थ ये नहीं समझा जा सकता है कि अगर हम स्विमिंग पूल में आपको धक्का दे दें तो आप तैर के पार निकल ही जाएंगे। संभावना इस बात की ज्यादा है कि आप डूब जाएंगे, ऊपर निकल नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप पानी में उतरें, छप छप करें, हाथ पैर चलाएं, तैरना सीखें, तब वो किताबें भी उपयोगी होंगी। लेकिन अगर अनुभव से आया ये ज्ञान आपके पास नहीं है तो फिर किताबू ज्ञान आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए जब बच्चा छोटा हो उसकी लर्निंग का तरीका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, लर्निंग बाय बुक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और होना चाहिए, लर्निंग बाय बुक नहीं। किताबी ज्ञान जो है वो आपको जीवन में कभी काम आने वाला नहीं। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही, और थोड़ा सामाजिक बातें भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब बीच बीच में, और अपनी जो भी उन्होंने आज 30 साल का जो उनका इतिहास रहा है, जो उन्होंने सेवा करी है जनहित में, उसके बारे में भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर तिलक, आपसे एक सवाल और पूछना है बच्चों को लेकर के। आपने कहा कि चूहा दौड़ वाली बात है, और आपके अब पेरेंट्स आते हैं, आप बता रहे थे कि भाई ये नहीं कर रहा, ऐसे होता है, स्कूल बस आ जाती है। बच्चों में इस समय सबसे ज़्यादा कौन कौन से रोग देखे जा रहे हैं और किनकी संख्या सबसे ज़्यादा आती है, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बेसिकली पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए बच्चों की सांस की बीमारियाँ लेके मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं। तमाम चिकित्सक हैं जो मरीज़ों को, जिन्हें वो समझते हैं कि ज़्यादा गंभीर हैं या जिन्हें वो ठीक नहीं कर पा रहे, प्रायः मेरे पास भेज देते हैं। तो आसपास के ज़िलों से, उरई से, औरैया से, पुखराया से, फतेहपुर से, कन्नौज से, फर्रुखाबाद से, यहाँ से तो लोग आते ही हैं। न जाने कितने लोग हैं, कोई झांसी से आता है, कोई इलाहाबाद से आता है, कोई सुल्तानपुर से, कोई अमेठी से आता है, बड़े शहरों से भी चले आते हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ होते हैं। वो कहते हैं कानपुर आओ, डॉक्टर तिलक को दिखाएंगे। तो बेसिकली मेरी विशेषज्ञता एक खास है, तो मेरे पास आने वाले मरीज़ भी प्रायः उसी सेगमेंट से ज़्यादा आते हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो ही बीमारियां हैं जो समाज में उस कालखंड में सक्रिय हो रही हैं। वो एक जो जर्नल डॉक्टर है उसके पास अलग अलग शेड्स के, अलग अलग रंगों के मुख्तलिफ किस्म के मरीज आते हैं। मेरे के पास तो कुछ चुनिंदा शेड्स हैं जिनके मरीज़ आया करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को पढ़ाता भी हूँ, और वहाँ पे मुझे पूरा वर्णक्रम बीमारियों का देखने को मिलता है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो मौसम की बीमारियाँ हैं, और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो मौसम के हिसाब से बदलती हैं। जैसे जाड़े में आपको मालूम है जुकाम, खांसी, निमोनिया, पसली चलना, ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक इसी ढंग से अब हम गर्मी के मौसम के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे मौसम में लोगों को लूज मोशंस, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, टाइफॉइड, कॉलरा और पानी से आने वाले जो जल संचरी रोग हैं, जो मच्छरों के एकदम प्रकोप शुरू हो गया है, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं,
ये सब आगामी समय में हम बड़े पैमाने पे देखेंगे। मच्छरों से आने वाली बीमारियों से मेरा ताल्लुक है, जैसे डेंगू है, जैसे मलेरिया है, जैसे काला आजार है, जैसे एन्केफेलाइटिस है, ये सब मच्छरों से, जैसे चिकनगुनिया है। ये बीमारियां मच्छरों के जरिए से फैलती और प्रसारित होती हैं, तो मच्छरों से बचाव रखना होगा। बच्चों को अगर आप बाहर भेजें उस मौसम में जिसमें मच्छर ज़्यादा हों, तो उनके शरीर पे आप कोई मच्छर विकर्षक क्रीम यानी मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम लगा के भेजें, और उसे खाल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मच्छर उस क्रीम से नहीं भागते, उस क्रीम की महक से भागते हैं। तो आपने अगर उनकी टोपी पे, उनकी कमीज पे, पैंट पे, जूतों पे, मोज़ों पे अगर ये लगा दिया क्रीम, तो उसका महक का एक बादल हमेशा उनके आसपास रहेगा, और उसके आसपास रहने से मच्छर उनके पास नहीं आएगा। घरों में भी मच्छरदानी का प्रयोग करें, खिड़कियों में जालियां लगवाएं, और ध्यान रखें कि मच्छरों को मारने के लिए वो जो रैकेट है जिसके अंदर चार्ज आ जाता है, वो बहुत बढ़िया तरीका है। मच्छरों को अपने पास आने से बचाने का आपको हर संभव उपाय करना होगा। घरों के पास पानी एकत्र ना होने दें, कहीं एकत्रित देखें तो उसके ऊपर कोई तेल डाल दें कि जिससे तेल उसकी सतह पे फैल जाए, और ऑक्सीजन की कमी से उस पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े या लार्वा मौजूद हैं वो सब जीवित न रहें। ये सारे उपाय आप करेंगे अपने घर में, अपने पड़ोस में, और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे, तो एक समुदाय की तरह हमारा स्वास्थ्य का स्तर कहीं बेहतर हो सकता है। चलिए देखिए, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से चीज़ें बताई, और जाहिर सी बात है मच्छरों को लेकर के तमाम चीज़ों को, और जो भी मौसमी बीमारी है उसके बारे में भी बताया, और आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब की बातें बहुत समझ में आ रही होंगी। और देखिए, समय आप ही को निकालना है, आपको ये डिसीजन आप पर रखना है कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया था जब मुझे लगा आपसे बातचीत करने में आ रहा था, तो किसी ने कहा कि ज़रा एक प्रश्न ये है, पहले तो दादी नानी सब होती थी भैया, तो पीढ़ी चली जा रही है, एक के बाद एक संभालने वाला होता था, नहीं आजकल की लाइफस्टाइल मियाँ बीवी तक सीमित रह गई है। हाँ, आपने पूछा था जी, मुझसे आंसर करने में चूक जी गया मैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको बड़ी समझ जाती है, और वो बेजुबान होते हैं, वो अपनी चीजें संभाल नहीं पाते, तो यहाँ क्या सावधानी पेरेंट्स को रखनी चाहिए? देखिए, नौजवान न्यू बॉर्न जिसको आपने कहा, नया पैदा हुआ बच्चा, नवजात जी, या फिर उसके बाद शिशु जी, शिशु के बाद वो घुटने चलने लगता है, टॉडलर, फिर स्कूल पूर्व शिक्षा, क्योंकि 5 साल से पहले आजकल आप स्कूल में भेज नहीं सकते, माँ बाप दोनों जॉब पे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पहली बार एक्सटेंडेड फैमिली की ज़रूरत को इन न्यूक्लियर फैमिलीज़ ने बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि काश कि लड़के की पिता की माँ या लड़की की माँ या और कोई पारिवारिक सहयोग उनके पास होता कि वो बच्चों को उनके हवाले छोड़ सकते। जब नहीं है, और सलाह देने के लिए भी उन जैसा अनुभवी कोई नहीं है, आपने दादी नानी का जिक्र किया, तो दादी नानी का इंस्टीट्यूशन तो हम पीडियाट्रिशियंस ने संभाल लिया है। अब शहरों में हम बैठ के वही काम कर रहे हैं जो एक ज़माने में दादी नानी किया करती थी, और उनसे कहीं बेहतर ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि दादी नानियों के पास में 10, 12, 15, 20 बच्चों का अनुभव होता था। हम लोगों के पास 10, 15, 20 हज़ार बच्चों का अनुभव होता है, और हम विज्ञान सम्मत तथ्यों को आगे ले जाते हैं, क्योंकि जो समाज में व्याप्त धारणाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं और हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए, जो समाज में प्रचलित आचरण है, ये उसका हिस्सा है। कुछ ऐसी हैं जो ना अच्छी हैं ना बुरी हैं, उनसे भी हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, वो बनी रहें तो ठीक, ना बनी रहें तो ठीक। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हानिकारक हैं और उन्हीं दादी नानी द्वारा सर्कुलेट की जाती थी, जैसे बच्चा घर में पैदा करो, अस्पताल न जाओ, गलत धारणा, हर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होनी चाहिए। उस जमाने में ना बच्चे की नाभि को उन्होंने
अनहाइजीनिक ब्लेड से काट दिया तो इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत लोग गाय का गोबर उस पर रख देते थे, गलत था। फिर बच्चे की माँ के स्तन से प्रारंभ में 2-3 दिन जो शुरू का दूध आता था, जानवरों को भी आता है, जिसको हम पेवसी कहते हैं, पेवसी को उठा के फेंक दिया जाता था, कहते थे ये गंदा दूध है, इसको निकाल दो। ये भी गलत धारणा थी। ये बच्चे का पहला टीका है और ये जब मैच्योर मिल्क आने लगता है उससे ज़्यादा लाभकारी और ज़्यादा शक्ति संवर्धक होता है। ये बच्चे का पहला टीका है जो प्रकृति प्रदत्त है और उसे बीमारियों से लड़ने से बचाता है। फिर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं, बच्चे के नहलाने के बारे में, उसको कपड़े पहनाने के बारे में, उसके लिए कैसे खिलौनों का निर्वाचन किया जाए, कैसे हम उसका लगातार सेंसरी स्टिमुलेशन करते रहें, टीकाकरण द्वारा उसे कैसे सुरक्षित करें, उसका वज़न ठीक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी लंबाई और सिर का नाप यानी ब्रेन का विकास ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी तमाम चीज़ें हैं जो पीडियाट्रिक वेल बेबी क्लिनिक में लगातार मॉनिटर की जाती हैं। जो माँ है वो अपनी शंकाएं कागज़ पे लिख के लाती है और उन शंकाओं को उनका निराकरण करके उनका हल और उसका सही पर्सपेक्टिव क्या है। बच्चों को कभी कभी बुखार में इतने कपड़े पहना देते थे कि वो बच्चा उस कपड़ों की वजह से बुखार ग्रसित हो जाता था। इसी ढंग से बुखार में बच्चे को नहलाना बंद कर देते थे। फिर एक गलत चीज़ थी, जब शरीर की गर्मी आपकी सहन शक्ति से ऊपर उठ रही है, आप डिहाइड्रेशन में है, मान लीजिए पानी की कमी है और आप शरीर को और गर्म करेंगे तो आप और बड़े गंभीर डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे। तो नहलाना ज़रूरी है। बुखार के दौरान में ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनाना ज़रूरी है। पानी और दूसरी पतली चीज़ें पिलाना ज़रूरी है। जो जितने शीत प्रवाही उपकरण आपके घर में हैं, वो पंखा हो, कूलर हो, एयर कंडीशनर हो, कुछ नहीं हो तो हाथ से झलने वाला पंखा हो, उसका प्रयोग ज़रूरी है। तो हम लोग दादी नानियों का ही संवर्धित आधुनिक युग का संस्करण है। मैंने सिर्फ इतना कहा। अब माँ बाप अगर दोनों को काम पे जाना है, अगर घर का कोई सही सदस्य आपको मिल सकता है जो देखभाल करेगा और वो माँ का विकल्प बन सके, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये संभव नहीं हो तो भारत का संविधान है कि जहां 15 या 15 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हों, उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए क्रचेस का एक विधान है कि उनके कार्य क्षेत्र में क्रचेस बनाए जाने चाहिए और उनको काम के घंटों के बीच बीच में फीडिंग इंटरवल्स भी मिलने चाहिए, हर 2 घंटे पे 15 मिनट का, जिससे वो जाएं, अपने बच्चे को देखें, गोद में लें, उसे दूध पिलाएं और फिर आके काम करें। बिल्कुल। अगर वो भी करने में उनको दिक्कत है तो वो आसपास कोई कमरा किराए पे ले सकती हैं, किसी के साथ बच्चा वहाँ रह सकता है, वो बार बार जाके देख सकती हैं। वो ऐसा काम निर्वाचित कर सकती हैं जो सीमित घंटों का हो। बिल्कुल। हर बार दूध पिलाने के बाद अपना बचा हुआ दूध किसी साफ कटोरी में निकाल के फ्रिज में छोड़ के जा सकती हैं, जो धीरे 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 दिन भर में इकट्ठा किया जाएगा, रात भर में इकट्ठा किया जाएगा और अगले दिन जब माँ की अनुपस्थित में वो दूध बच्चे को कटोरी और चम्मच से पिलाया जा सकता है। जब माँ अपने कार्य क्षेत्र में है और मान लीजिए बच्चा नहीं जा सकता, तो वहाँ भी माँ किसी ऐसी जगह पे जाके, ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स हैं, आप एयरपोर्ट में जाइए, वहाँ फीडिंग रूम्स बने हुए हैं, ऐसी जगहों पे जा करके अपना दूध एक्सप्रेस करके किसी बोतल में बंद करके पर्स में रख के घर ला सकती है। और वो दूध जो माँ का है 8 घंटे तक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, 24 घंटे तक सामान्य फ्रिज के कंपार्टमेंट्स में रखा जा सकता है और अगर हम फ्रीजर में रख के जमा दें उसको तो वो 6-8 महीने तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस किस्म के हमें कुछ तरीके हैं जो आज की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करके हम तमाम चीज़ों को
फिर से उन विधाओं को भी जो महत्वपूर्ण है, प्रकृति प्रदत्त है, उनको भी संरक्षित कर सकते हैं और माँ के भी कार्यकारी जीवन में हम लाभ का एक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर राज तिलक जी ने चीज़ें बताई, और बहुत अच्छी बात होती है कि इस तरह से उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन और पारंपरिक जो हमारा परिदृश्य है, इसको कैसे संतुलित करना है, डॉक्टर राज तिलक जी ने हमें बताया। डॉक्टर राज तिलक जी, आपसे आज हमने जो बात करी, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने थोड़ी सामाजिक बात भी करी, चिकित्सक पद्धति के तो आप जुड़े हैं, वो भी सारी बातें बताई, और जो समाज हमारा आधुनिकता की तरफ जा रहा है, और जो मेरा प्रश्न था पेरेंट्स की जॉब को लेकर के, आपने बहुत संतुलित बातें कही हैं। और मैं जानता हूँ और चाहूँगा दर्शकों को कि इस चीज़ों को देखिए आज इम्प्लीमेंट करेंगे, कल नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। और डॉक्टर साहब ने जो बात कही है जिमनी न्यूज़ पे आज, उसको अपने पूरे जीवन में, पूरे कालखंड में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और आप भी खुश रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी, बच्चे भी खुश रहेंगे। तो जब सब कुछ रहेगा तो जीवन जो है वो खुशहाल होगा। डॉक्टर राज तिलक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जेएमडी न्यूज़ पे आप आज हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राज तिलक, स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, जिनकी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों ने दर्जों, और मैं चाहता हूँ शायद दर्शक जो हैं वो ज़रूर समझेंगे कि जीवन की पद्धति और अपने बच्चों को और अपनों को दोनों का स्वास्थ्य कैसे बेहतरीन करना है, ये आज डॉक्टर साहब ने समझा दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।